हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन 4 सितंबर 2022 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए वहां से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। मैंने आपसे पूछा था कि रूमी दरवाजा कौन से वर्ष में बनाया गया था। देखिए, रूमी दरवाजा, इसी को लखनऊ गेट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि लखनऊ गेट इसका नाम ब्रिटिशर्स के द्वारा रख दिया गया था, लेकिन बेसिकली इसका नाम रूमी दरवाजा ही है। और इसकी स्थापना 1784 में करी गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी या किसके द्वारा बनाया गया था इसको, तो ध्यान रखिएगा, तो असफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था 1784 में। आपको पता है जो रूमी दरवाजा है, इसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर इसकी हाइट है। मतलब अगर फीट में बात करें तो करीब 60 फीट इसकी हाइट है। और ये लखनऊ में स्थित बड़े इमाम बाड़े के बिल्कुल बराबर में ही लगा हुआ है। इसके बारे में एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। ये लखनऊ का पश्चिम दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली से आने वाले जो शासक होते थे वो लखनऊ में यहीं से एंटर होते थे। तो ये लखनऊ के पश्चिम की तरफ का द्वार है, इसलिए इसको लखनऊ का पश्चिमी दरबार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है एना बैरनबिक। ये अभी हाल ही में कौन से देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एना बैरनबिक अभी हाल ही में नई प्रधानमंत्री बनी है सर्बिया की। इनकी उम्र 46 वर्ष है और एक बार फिर से इनका चुनाव किया गया है सर्बिया के प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए। इतना ही नहीं, ये सर्बिया के अंदर पहली महिला और गे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। साल 2017 से लेकर 22 तक भी इन्होंने सर्व किया है अपना पहला कार्यकाल। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और यहाँ पर करेंसी चलती है दिनार। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ेग्राब और मिस्र की कैपिटल है कायरो। क्या बोलते हैं? कायरो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एआईएफएफ, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एआईएफएफ की कमान अब संभालेंगे कल्याण चौबे। और कल्याण चौबे के बारे में आपको बता देता हूं। इन्होंने अभी हाल ही में इलेक्शन जीता है। देखिए, दो लोगों में इलेक्शन हुए थे एआईएफएफ में। एक तरफ कल्याण चौबे थे और दूसरी तरफ भाईचुंग भूटिया थे। तो टोटल 34 वोट पड़े हैं। 34 में से 33 कल्याण चौबे को मिले हैं और एक वोट भूटिया जी को मिला है। और कल्याण चौबे हैं कौन? तो ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं और इस टाइम पे बीजेपी पॉलिटिशियन भी हैं। और भाईचुंग भूटिया की अगर बात करें तो ये सिक्किम के फुटबॉलर हैं, तो इनको केवल एक ही वोट मिला है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले 2019 में कल्याण चौबे ने पश्चिम बंगाल के अंदर किशन नगर से चुनाव लड़ा था, जिसमें ये हार गए थे। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने प्रफुल्ल पटेल की जगह ली है। काफ़ी लंबे अरसे से एआईएफएफ की कमान प्रफुल्ल पटेल संभाल रहे थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और नई दिल्ली में कहाँ पर है? ये द्वारका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कनाडा के ओंटारियो शहर के अंदर मरखम में एक स्ट्रीट का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो ए आर रहमान के नाम पर वहाँ पर एक सड़क का नाम अभी हाल ही में रखा गया है। और ए आर रहमान को वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी इनके बारे में कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। इनका पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से इनको पद्म भूषण से साल 2010 में सम्मानित किया जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको ऑस्कर से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी कुछ टाइम पहले इनको लास्ट वाला ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपना नया साइन लॉन्च किया है। अंग्रेजी में इसको एन साइन के नाम से जाना जाता है। ये किसको डेडिकेट किया गया है? तो भारतीय नौसेना ने इसको डेडिकेट किया है मराठा साम्राज्य को। इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसके लिए कल शाम को ही मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना के दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसे देख लिया होगा। अगर अभी तक ना देखा हो तो ज़रूर उसे देखने का कष्ट करिएगा टाइम निकाल कर, क्योंकि इसमें छुपे हुए कुछ मैसेजेस हैं जो कि आपको भारतीय होने के नाते पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें अष्टकोण है। अष्टकोण का मतलब 8 डायरेक्शन है। तो क्योंकि मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस नेवी का गठन किया गया था, जिस नौसेना का गठन किया गया था, वो 8 दिशाओं में, आठों जो बेसिकली दिशाएं होती हैं उनकी तरफ से क्षेत्र रक्षण करने के लिए जानी जाती थी। मतलब भारत को सिक्योर करने के लिए जानी जाती थी।
इस वजह से नौसेना ने इसको चुना है और यह अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नौसेना थी, वही क्षमता इस टाइम पर भारतीय नौसेना में है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और साथ में ही आईएनएस विक्रांत को भी जगह दी गई भारतीय नौसेना में। आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रमादित्य के बाद। 1987 में आईएनएस विक्रमादित्य को जगह दी गई थी। वो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, लेकिन आईएनएस विक्रांत की खास बात यह है कि यह पूरे तरीके से इंडिजिनस है, मतलब भारत में ही निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केरल का ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 5वां फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है? तो इसको आरबीआई और लक्षद्वीप के रीजनल डायरेक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा अनाउंस किया गया है। ये है अलप्पुझा। अलप्पुझा केरल का 5वां ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इससे पहले जो 4 हैं उनमें से पहला है त्रिशूर, दूसरा है कोयट्टम, तीसरा है पलक्कड़ और चौथा है कसारागोद। फुल डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि ये ऐसी जगह हैं या फिर ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हर एक व्यक्ति ऑनलाइन लेन देन कर रहा है इस टाइम पे। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये जो अलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी स्थापना 1957 में करी गई थी। तब इसका नाम हुआ करता था अलिप्पे। क्या नाम हुआ करता था? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलिप्पे। लेकिन उसके बाद 1990 में इसका नाम बदल के अलप्पुझा कर दिया गया। इवन इतना ही नहीं, ये केरल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिलीपींस के अंदर मनीला में रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स की शुरुआत करी गई। इसका कौन सा सत्र इस बार आयोजित किया जा रहा है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स का इस बार 64वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे दिया गया है? तो ये 4 लोगों को दिया गया है। पहले हैं कंबोडिया के सोथेयारा छिम, दूसरे हैं फिलीपींस के बेर्नेट मैड्रिड, तीसरे हैं जापान के तादाशी हैतोरो और इसके बाद है इंडोनेशिया के गैरी बेशगिप। तो ये 4 लोग हैं जिनको रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। इस बार की थीम थी ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बियॉन्ड बॉर्डर्स। आपको पता है रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। इतना ही नहीं, 1958 में इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। तब जब पहले अवार्ड ये रिप्रेजेंट किए गए थे तो भारत के विनोबा भावे को भी ये सम्मान दिया गया था। इनके अलावा विनायक नरहरि जी को भी सम्मानित किया गया था, जो कि एक फिलोसफर थे और ह्यूमन राइट्स के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कार्य किया था। जो विनायक नरहरि हैं जिनको सम्मानित किया गया था, उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम था भूदान आंदोलन, और भारत रत्न से भी 1983 में उन्हें सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, क्योंकि 1982 में उनका निधन हो गया था। आप में से कितने लोग बता सकते हैं अभी कुछ टाइम पहले ये कौन सा वर्ष है जब रवीश कुमार को भी सम्मानित किया गया था रेमन मैग्सेसे से? चले मैं ही बता देता हूं, 2019 में रवीश कुमार को सम्मानित किया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वाड ग्रुप की सीनियर ऑफिशियल्स की जो मीटिंग है 2022 की, इसको कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो इस बार इसको भारत होस्ट कर रहा है दिल्ली के अंदर, और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इसको क्यूएसडी के नाम से भी जाना जाता है और क्वाड भी बोला जाता है। क्यूएसडी का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश हिस्सा लेते हैं, एक तो भारत, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अमेरिका। क्वाड के पीछे का मेन उद्देश्य ये होता है कि इन चारों देशों के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना, साथ में सिक्योरिटी पैक्ट्स पर हस्ताक्षर करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोकोनट डे कौन सा दिन मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस हर साल मनाया जाता है 2 सितंबर को। यह मनाया गया परसों के दिन, और इस बार 2022 की थीम थी कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर। नारियल दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जो कोकोनट है उसके हेल्दी बेनिफिट्स हम सभी को पता होने चाहिए, हम लोग इसके बारे में अवेयर होने चाहिए और इसका उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से साल 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया गया है? तो एसबीआई ने इस बार 6.8% का प्रेडिक्शन दिया है 2023 के लिए। इससे पहले एसबीआई ने 7.5% का प्रेडिक्शन दिया था,
लेकिन बाजार में स्लो डाउन को देखते हुए इसको घटाकर 6.8% अब कर दिया है। और ये अनाउंसमेंट एसबीआई की चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्या कांति घोष के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सौम्या कांति घोष, ये इस टाइम पे एसबीआई की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा भी अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया है, मुश्किल से एक सप्ताह पहले ही, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा 2023 के पहले क्वार्टर में कितना रहा है भारत का जीडीपी। तो ध्यान रखना, ये आंकड़े आ चुके हैं, 13.5% फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी रहा है, मतलब अप्रैल, मई और जून 2022 के महीने में। एसबीआई में अभी कुछ टाइम पहले नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ये है आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी। और इस टाइम पे चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी बीमारी है जिसके अगेंस्ट भारत में पहली बार पूरे तरीके से निर्मित किया गया एचपीवी वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वाइविक, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो सर्वाइविक नाम का एक एचपीवी वैक्सीन है जिसको पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित किया गया है और इसे सर्वाइकल कैंसर के लिए लॉन्च किया गया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा कैंसर है। महिलाओं में नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, और नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा कैंसर के जो केसेस देखने को मिलते हैं वो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर की खास बात ये होती है कि ये यूट्रस के पास होने वाला कैंसर होता है। इस इमेज में आप देख सकते हो, हेल्दी स्टेट में ऐसा होना चाहिए यूट्रस, लेकिन इसकी जो फर्स्ट स्टेट होती है इसमें इस तरीके से कैंसर पनपने लगता है, सेकंड स्टेट में इस तरीके से यूट्रस भरता जाता है और आगे चल के ये पूरे तरीके से ऐसे होने लगता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको अवॉइड किया जाता है भारत में, जिसकी वजह से हर साल करीब करीब 1.25 महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं, और उसमें से भी चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि करीब 75,000 महिलाओं की मौत हो जाती है इसकी वजह से। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस वजह से अवॉइड किए जाते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि ये आगे चलकर क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि एचपीवी का जो पूरा नाम है इसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये भी ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर होता है, तो ये लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में होता है, प्रॉपर यूट्रस में नहीं, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में इंटर्म चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, और इनको अभी हाल ही में पदभार दिया गया है सितंबर से लेकर दिसंबर तक के लिए केवल। और ये जो पोस्ट है ये ओएनजीसी में पिछले 17 महीनों से खाली पड़ी हुई थी, तो अब जाकर इनको इंटर्म सीएमडी बनाया गया है, और वो भी इसलिए कि जब तक परमानेंट सीएमडी नहीं आ जाते हैं, जब परमानेंट सीएमडी अपॉइंट किए जाएंगे तो उसके बाद ये अपना कार्यभार कोई दूसरा और संभाल सकते हैं। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ये ओएनजीसी की ही सब्सिडरी है। कौन सा देश है जिसको सरपास करके या पछाड़ते हुए भारत ने 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के दिखाया है? तो दुनिया में अब भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसके लिए भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। तो ब्रिटेन हो गई है 6वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वैसे तो मैं आपको बता दूं, भारत पिछले 1.5 साल से करीब करीब दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी करी गई है ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, करीब 1.5 साल पहले जब यह आकलन किया गया था तब भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बीच में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन इस टाइम पर बहुत कम मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से अभी हाल ही में आईएमएफ ने ये रिपोर्ट जारी करी है, तो ये अपने आप में एक बार फिर से आंकड़ा है कि भारत स्टिल 5वें नंबर पर ही है, अगर आप उस हिसाब से देखें तो भी। जब लास्ट टाइम करीब 1.5 साल पहले डेटा आया था तब भारत 3 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं था, बेसिकली देखा जाए तो 2.9 ट्रिलियन की था, लेकिन अब ये बढ़ के 3.21 ट्रिलियन हो चुका है। अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में, चाइना दूसरे नंबर पे, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और इसकी प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। अभी कुछ टाइम पहले आईएमएफ में भारतीय मूल की जो गीता गोपीनाथ हैं, इनको डेप्यूटी
मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और आईएमएफ में नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है पियरे ओलिवियर। क्या नाम है? पियरे ओलिवियर। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हैदराबाद के आखिरी नवाब कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए जल्दी से। ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ है जुगाड़ सीरीज में। इसके अलावा अभी नया बैच जो स्टार्ट हुआ है जीएसजी के फाउंडेशन बैच अनअकैडमी प्लस में, 1 तारीख से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्काउंट कोड वरुण टिप्पा 7 आप लगाते हैं तो बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर कर रहा हूं। और इसके अलावा आपको किसी भी किताब को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।